हेलो फ्रेंड, कल हम लोग सेट नंबर 4 को स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग कल झारखंड के जीके को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग समान अध्ययन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज का भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग का 30 में कितना मार्क्स आ रहा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सेठी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता था? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या शूद्र? तो यहाँ पर जो सेठी शब्द है, इसका जो यूज होता था ये व्यापारिक समूह के द्वारा होता था। ठीक है, सेठी किसके लिए यूज होता था? तो ये व्यापारिक समूह के लिए। और जो वर्ण व्यवस्था था ऋग्वैदिक काल में, उसमें जो व्यापार के संबंधित कौन थे? क्षत्रिय थे, वैश्य थे, ब्राह्मण थे या शूद्र थे? तो यहाँ पर जो व्यापार से संबंधित लोग थे उन्हें वैश्य कहा जाता था। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सेठी शब्द किसके लिए यूज होता था? तो वैश्य। सेठी का मतलब क्या है? तो व्यापारियों का समूह। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर जो क्षत्रिय कौन थे? जो रक्षा करते थे तो वो क्षत्रिय कहलाते थे। ब्राह्मण कौन थे? जो शिक्षा देते थे उसे ब्राह्मण कहा जाता था। और शूद्र कौन थे? जो किसी के यहाँ काम करते थे उसको शूद्र कहा जाता था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे कि अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था है किस वेद में मिलता है? ठीक है, सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था है किस वेद में मिलता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए, सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था है ये कहाँ पर मिलता है? तो सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था है ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला जो चर्चा है कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में। अगर बात किया जाए ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है, बात किया जाए ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन वर्णन है? तो 10वें मंडल में। अब इसके अनुसार जो 4 वर्ण थे वो कौन कौन थे? तो ये इस तरह था। सबसे ऊपर में कौन थे? तो ब्राह्मण थे। फिर उसके बाद कौन आते थे? क्षत्रिय आते थे। ठीक है, ब्राह्मण के बाद कौन आते थे? तो क्षत्रिय आते थे। उसके बाद कौन आते थे? तो वैश्य आते थे। और ये इसके बाद कौन आते थे? शूद्र आते थे। और ये जो वर्ण व्यवस्था था ये किस आधार पर था? तो ये काम यानी क्रम के आधार पर था। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शासक और उसका राज्य। गढ़वाल राज्य के शासक कन्नौज से रिलेटेड थे, ये सही है। चौहान वंश के शासक अजमेर तरफ थे, ये भी सही है। परमार वंश के शासक मालवा के थे, तो ये भी सही है। यानी जो यहाँ पर जो है ये तीनों सही मिला हुआ है। यानी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार के सुलेखाकार का नाम क्या है जिसे जरी कलम या स्वर्ण कलम का नाम से सम्मानित किया गया था? ठीक है, अकबर ने किसे जरी कलम या स्वर्ण कलम का सम्मान से सम्मानित किया था? तो अबुल फजल को, तानसेन को, मोहम्मद हुसैन को या मोहम्मद कासिम को? तो अकबर ने जिसे जरी कलम को उपाधि दी थी वो है मोहम्मद हुसैन। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अकबर ने जरी कलम का जो उपाधि है किसको दिया था? तो मोहम्मद हुसैन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगठन और स्थापना वर्ष। तत्पोधनी सभा का स्थापना 1839 में, ये बिल्कुल सही है। तत्पोधनी सभा का जो स्थापना होता है ये 1839 ईस्वी में होता है। उसके बाद यंग बंगाल आंदोलन 1867 ईस्वी में, नहीं ये जो है 1867 में नहीं बल्कि 28 में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद परमहंस मंडली 1849 में, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। ठीक है, तत्वबोधनी सभा कब स्थापित किया जाता है? 1839 में। और किसके द्वारा? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तत्वबोधनी सभा जो है ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर जो भी है, देवेंद्र नाथ देवेंद्र नाथ ठाकुर, इस नाम को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो यंग बंगाल आंदोलन है, यंग बंगाल आंदोलन ये कब स्टार्ट होता है? ये 1828 ईस्वी में। और इसके जो प्रेरणा हैं ये कौन है? हेनरी हेनरी डेरेजियो। ठीक है, हेनरी डेरोजियो। यंग बंगाल के कौन है प्रेरणा? तो हेनरी डेरेजियो। ठीक है, उसके बाद जो है एक कौन और बच गया? तो परमहंस मंडली। परमहंस मंडली का जो गठन होता है ये वर्ष 1849 ईस्वी में। और इसमें जो है इसके जो स्थापना करता है ये पांडुरंग थे। और एक आदमी इसमें शामिल थे दुर्गाराम। ठीक है, और भी कई आदमी थे, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों का नाम नोट कर लीजिए। ठीक है, पांडुरंग और दुर्गाराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1851 में कलकत्ता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हित का प्रतिनिधित्व करती थी? ठीक है, भारतीय जमींदारों के हित का प्रतिनिधित्व करने वाला सभा कौन थी? तो बॉम्बे संघ, भूमि धारक समाज, मद्रास देसी संघ या ब्रिटिश भारतीय संघ?
तो जमींदारों के हितों में जो प्रतिनिधित्व करने वाला संघ था ये ब्रिटिश भारतीय संघ था, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये किसकी अध्यक्षता में इसकी नियुक्ति की जाती है? ब्रिटिश भारतीय संघ की। तो इसकी जो नियुक्ति की जाती है राधा कांत देव की अध्यक्षता में की जाती है, ठीक है। इसकी नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की जाती है? तो राधा देव कांत, इस नाम को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो जर्मनी तथा जापान के विरुद्ध, भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध, जापान के विरुद्ध या रूस के विरुद्ध? तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है ये भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये वर्ष 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया जाता है, मोहन सिंह के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू होता है? 2006 में, 2005 में, 2008 में या 2004 में? तो घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून जो है ये 2006 में लागू होता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अब हमारा क्या है? तो न्यायिक समीक्षा शब्द से क्या आशय है? ठीक है, न्यायिक समीक्षा शब्द से क्या आशय है? संसद द्वारा पारित कानून का संवैधानिकता का जांच, मौलिक अधिकारों को लागू करने की न्यायपालिका की प्रक्रिया, एक प्रकार की जनहित याचिका या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है जो भी जो कानून बन रहा है या संसद के द्वारा जो भी कानून बन रहा है उसकी संवैधानिकता की जांच करना, यानी वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है उसका जो जांच करना है वही कहलाता है न्यायिक समीक्षा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता की जांच करना ही न्यायिक समीक्षा कहलाता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो ये न्यायिक समीक्षा किस देश से लिया गया है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। वैसे जो है ये न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार या काम पाने का अधिकार? तो इसमें से जो एक मौलिक अधिकार का नहीं है ये हो जाएगा काम पाने का अधिकार, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी जो शैक्षिक और सांस्कृतिक का अधिकार है ये 25 से 28 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, समता का अधिकार है ये 14 से 18 के बीच में है, ठीक है। ये काम पाने का अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से और अमेरिका के संविधान से? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है जो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस सार्वजनिक पदाधिकारी के द्वारा अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण रीट या निषेध आदेश? तो किसी भी जो है जो सरकारी जो जो कोई भी पदाधिकारी जो अपना पद पर रहते हुए कोई अपना दायित्व का पालन नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में जो है न्यायालय जो रीट जारी करता है उसे परमादेश कहा जाता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। परमादेश रीट जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा। चलिए अब थोड़ा रीट के बारे में जान लेते हैं कि रीट आखिर होता क्या है। तो रीट क्या है? ये रीट क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। रीट कब जारी किया जाता है? जब कहीं पर आपका मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये रीट जारी करता है, ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है इसे किस अनुच्छेद के तहत जो है ये अधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को? तो ये अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रीट जारी करता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है कितने तरह का रीट जारी करता है? 5 तरह का। और वहीं पर अगर हाई कोर्ट का बात किया जाए तो ये अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके रीट जारी करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सुप्रीम कोर्ट का जो रीट जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट जो रीट जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 226 के तहत। इसके बाद अब जो 5 तरह का रीट है ये कौन कौन सा रीट है आप देख लीजिए, कौन कौन सा रीट है यहाँ पर 5 तरह के कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीट जारी किया जाता है। तो ये रीट है, सबसे पहले आता है बंदी प्रतीक्षाकरण, ठीक है, बंदी प्रतीक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रतीक्षीकरण। बंदी प्रतीक्षीकरण में क्या होता है कि अगर कोई आपको गिरफ्तार किया है, ठीक है,
अगर आपको कोई गिरफ्तार कर लिया, पुलिस या कोई भी अधिकारी आपको गिरफ्तार कर रहा है, तो गिरफ्तार कर रहा है तो उस स्थिति में मान लीजिए वो आपको बिना किसी जुर्म का ही गिरफ्तार कर लिया, तो उस स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी करता है कि उसे उसके बॉडी या उसे प्रस्तुत करो न्यायालय के सामने। तो इस स्थिति को कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, इस वर्ड से ही बंदी प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब उसको सामने लाना, तो जो बंदी बनाया गया है उसको सामने लाना, तो ये जो रीट कहलाता है, ये क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद दूसरा रीट है अधिकार परीक्षा। दूसरा रीट कौन सा है? अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा। इसमें जो क्या है कि इसमें ये होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा अधिकारी है जो अपने जो कार्य क्षेत्र से बाहर आके कोई काम कर रहा हो। ठीक है, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर आकर जब कोई काम करता है कोई अधिकारी, तो उस स्थिति में जो रीट जारी किया जाता है उसे कहा जाता है अधिकार परीक्षा। मतलब आप ये किस अधिकार से ये काम को कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है अधिकार परीक्षा। इसे आप एक सिंपल एग्जाम्पल के से समझिए। जैसे आप ट्रेन में जब ट्रैवल कर रहे होंगे, तो ट्रैवल करते समय आपके पास अगर कोई टिकट है, कोई आम आदमी आके आपसे पूछता है कि आप अपना टिकट दिखाइए, तो आप बोलते हैं कि आपको किस अधिकार से मैं टिकट दिखाऊं, आप क्या टीटी हैं? तो यहाँ पर आपका वो जो टीटी है और जो आप हैं, ये क्या है? आप बिना किसी अधिकार के उसे टीटी देखने के लिए, टिकट देखने के लिए मांग रहे हैं। तो यहाँ पर जो कौन सा यूज हो रहा है, तो यहीं पर ये इसी को कहा जाता है अधिकार परीक्षा। ठीक है, मतलब किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं, तो ये जो रीट जारी किया जाएगा किस प्रकार का रीट होगा? अधिकार परीक्षा टाइप का। उसके बाद परमादेश। परमादेश में तो मैंने बता दिया अभी। परमादेश में क्या है कि जब कोई अधिकारी अपना दायित्व को नहीं निभा रहा होता है। ठीक है, तीसरा में क्या है? परमादेश। तो परमादेश में क्या है कि जब कोई अधिकारी अपना जो है काम को अच्छे ढंग से नहीं कर रहा हो, तो उस स्थिति में क्या है? सुप्रीम कोर्ट कौन सा रीट जारी करता है? तो परमादेश। ठीक है, परमादेश। जब कोई अधिकारी अपने काम को या दायित्व को अच्छे से नहीं निभा रहा हो, तो उस स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीट जारी किया जाता है उसे कहा जाता है परमादेश। उसके बाद एक आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण, ये चौथा टाइप का रीट है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण रीट। और एक आता है ये दोनों एक ही हैं लगभग, निषेध आदेश। ठीक है, निषेध आदेश। ठीक है, चौथा और पांचवा रीट दोनों एक ही है। ये दोनों में क्या होता है कि जब कोई जो छोटा न्यायालय, मान लीजिए ग्राम कचहरी या ग्राम न्यायालय या आपका जो छोटा कोई भी न्यायालय है, वो क्या है? अपने अधिकार से जाकर बाहर जाकर कोई जजमेंट दे देता है। ठीक है, अधिकार से बाहर जाकर कोई जजमेंट दे देता है। तो इस स्थिति में जो है, जो उच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है, ये कौन सा रीट जारी करेगा? तो उत्प्रेषण रीट या निषेध आदेश। ठीक है, कौन सा रीट? उत्प्रेषण रीट या निर्देश आदेश। इसमें क्या होता है कि कोई भी छोटा न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अधिकार क्षेत्र से बाहर देकर क्या जाता है? जजमेंट दे देता है। कोई जजमेंट दे देगा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर देकर। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि कोई ग्राम कचहरी है। ग्राम कचहरी में जो है जो मिनिमम है 1,000 तक का जुर्माना लगा सकता है वो, और जो है 3 मंथ तक का सज़ा दे सकता है। ठीक है, ये ग्राम कचहरी क्या है? ये मिनिमम कितने 1,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है या 3 मंथ का तक का सज़ा देता है। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन हुआ कि ये क्या किया कि 10,000 का जुर्माना लगा दिया, या फिर ये 2 साल का जो है क्या कर दिया? 2 साल का ये आपको सज़ा दे दिया। तो यहाँ पर क्या है? ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये जजमेंट दे दिया। तो यही स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा ये दोनों रीट जारी किया जाता है, उत्प्रेषण रीट या निषेध आदेश। अब ये दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, उत्प्रेषण रीट और जो है निषेध आदेश, ये दोनों में अंतर क्या है? तो इसमें बस इतना अंतर है, उत्प्रेषण रीट में क्या जजमेंट दिया जा चुका होता है। ठीक है, इसमें जो है जजमेंट दे चुका होता है, और इसमें जो है जजमेंट जो है पेंडिंग में रहेगा। ठीक है, इसमें जो है जजमेंट, निषेध में क्या जजमेंट जो है पेंडिंग में रहेगा, और उत्प्रेषण में जो है ये जजमेंट दे दिया गया होगा। तो बस इतना ही है, तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? मरमागांव में, बालेश्वर में, कोवलम में या कन्याकुमारी में? तो जहाँ पर 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं वो है कन्याकुमारी। यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कन्याकुमारी कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से,
हिंदी भाषा से या आंग्ल भाषा से? तो मानसून शब्द जो है ये एक तरह का अरबी वर्ड है, यानी जो यहाँ पर मानसून शब्द कौन सा वर्ड हो जाएगा? अरबी वर्ड। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्व कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? जूनियर ये है, सिल्वर सर ये भी है, स्प्रूस ये भी है, महोगनी जो है ये हिमालय वनस्पति का उदाहरण नहीं है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। महोगनी जो है ये सदाबहार वन का एक वृक्ष है, ठीक है। महोगनी किस वृक्ष का एक या वनस्पति का एग्जाम्पल है? तो सदाबहार वन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पालनी की पहाड़ी, कार्डेनम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी। तो इसको बस इस तरह से याद रखिए कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, सबसे साउथ में जो पहाड़ी है उसे हम इलायची की पहाड़ी या कार्डेनम की पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? ये कोई भी भारत है, भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी को कहा जाता है कार्डेनम या इलायची की पहाड़ी। तो बस इस ऑप्शन से आप देख लीजिए, जिसके लास्ट में 2 है वही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बस इससे ही देखकर आप मार देंगे। तो सबसे पहले ठीक है, सबसे उत्तर में कौन आ जाएगा? तो सबसे उत्तर में नीलगिरी, उसके बाद कौन सा? पालनी की पहाड़ी, उसके बाद कौन सा? अन्नामलाई की पहाड़ी, और अन्नामलाई की पहाड़ी सबसे दक्षिण में कार्डेनम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि आप राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के द्वारा प्रयागराज से हल्दिया तक की यात्रा तय करते हैं तो आप कितने राज्यों से गुजरेंगे? ठीक है, तो सीधा वाटर NH1 में कितने कितने राज्य आ जाएंगे? तो 3, 4, 5 और 6। तो वाटर NH में हो जाएगा, एक तो यूपी आएगा, यूपी से ये फिर बिहार घुसेगा, बिहार से थोड़ा सा कुछ पार्ट झारखंड, और झारखंड से फिर ये बंगाल, ठीक है। तो ये टोटल कितने राज्य हो जाएंगे? तो 4 राज्य हो जाएंगे। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है? ठीक है, इसमें कौन सा जो चीज़ है जो राष्ट्रीय आय में हेल्प कर सकता है? तो मध्यवर्ती वस्तु, उपयोग में लाई गई कर की बिक्री, स्वयं अधिकृत घर का आरोपित कर या ऋणात्मक। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय का जो सोर्स बन सकता है ये हो जाएगा जो होम टैक्स लगता है। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि होम टैक्स जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वयं अधिकृत घर पर आरोपित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी, या किसके वित्त में की गई थी? तो वीपी सिंह, पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह या यशवंत सिंह। तो भारत में जो दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा है ये वीपी सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरविंद मायाराम समिति का संबंध किससे है? ठीक है, अरविंद मायाराम समिति संबंधित है पूंजी खाता परिवहनीयता से, वित्तीय समावेशन से, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है अरविंद मायाराम समिति जो है ये पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को, 21 जून को, 4 जून को या 22 मई को? तो जैव विविधता जो दिवस है ये 22 मई को मनाया जाता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भटनागर पुरस्कार में कितने लाख रुपए का राशि है तो ये बताना है। तो भटनागर पुरस्कार में जो राशि मिलती है वो होती है 2 लाख, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख, शंकर पुरस्कार में 1.5 लाख और द्रोणाचार्य पुरस्कार में 4.5 लाख। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाइना कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से, कबड्डी से, खो खो से या जिम्नास्ट से? तो चाइना शब्द का जो संबंधित है ये जिम्नास्ट से संबंधित है, ठीक है। चाइना शब्द किससे संबंधित है? तो जिम्नास्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? खालिदा हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, डलास हवाई अड्डा या DF मलान हवाई अड्डा? तो विश्व का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है ये खालिदा हवाई अड्डा, यानी जो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह, जितेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, पुरुषोत्तम रूपाला। तो भारत के जो पहले सहकारिता मंत्री हैं ये है अमित शाह, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? उनकी बुक का नाम क्या है? तो छीलते हुए अपने को, टोकरी में दिगंत देरी खाता खो, या फिर समुद्र कुल घर के, या बनारस डायरी को। तो अनामिका को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये मिला था टोकरी में दिगंत देरी गाथा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत ने किस देश के साथ मिलकर डसलिक 2 युद्धाभ्यास किया है? तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या किर्गिस्तान। तो जो दसलिक युद्धाभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021, रहने दीजिए इस डेटा को, 2023 का आप याद रखें। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में जो भारत का रैंक है ये 126 है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कितना है? तो 126वां रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का शेरपा कौन रहा है? ठीक है, तो ये इटली वाला में शेरपा कौन थे? तो पीयूष गोयल थे। अभी जो 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीट यूजीसी में 2021 में परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? पंजाबी, मलयालम, मैथिली। तो नीट यूजी 2021 के परीक्षा में जो है पंजाबी और मलयालम को शामिल किया गया था, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2021 को, 2022 को, 2023 को या 2024 को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो मोटा अनाज जो है ये 2023 को घोषित किया गया है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।